हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सीजी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हों, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, या फिर लैब टेक्नीशियन की, पटवारी, आरआई, या फिर जितने भी सीजी व्यापम या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इवन एसएससी, रेलवे या बैंकिंग में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर हॉस्टल वार्डन से संबंधित बहुत सारे जो है टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं, जिससे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके अपने अनुसार वहाँ से वीडियो देख के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे जितना कुछ भी आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका यूज़ जो है कंप्यूटर अपना जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, अगर आपसे डेफिनेशन की बात किया जाए, देखिए इसके लिए मैं बाद में एमसीक्यू क्लासेस भी लेकर आऊँगा। लेकिन एमसीक्यू बहुत सारे चैनल में आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन उससे ये होगा कि आपको केवल वन लाइनर आंसर बता के चले जाते हैं, उतने अच्छे समझाते नहीं हैं। तो एमसीक्यू लगाने से पहले आपको एक थ्योरी क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एमसीक्यू को लगाएं तो बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग जो है डाटा, प्रोग्राम या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सबको परमानेंटली या फिर टेम्परेरली उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन ब्रेन भी क्या करता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होता है अपने एक्सपीरियंसेस को, जो मनुष्य का जो दिमाग है उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर में किसी भी तरह, अच्छा, जो ह्यूमन होता है अपना जो भी पुराना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको अगर स्टोर करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है भविष्य में उसका यूज़ कर पाता है। इसी तरह कंप्यूटर भी जो है वो भी डाटा को या फिर कह लीजिए प्रोग्राम को या फिर अनुदेश, जिसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इन सबको स्टोर करता है, ठीक है, ताकि भविष्य में उसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो वो सभी डाटा को स्थायी या फिर अस्थायी तौर पर संग्रहित करता है, स्टोर करता है। देखिए मेमोरी में मेमोरी का प्रयोग जो है प्रोसेसिंग के बाद, जैसे कुछ भी कंप्यूटर जो है प्रोसेस किया, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन करने के बाद किसी भी इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट किया, फिर जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को स्टोर करने की ज़रूरत होता है, ठीक है। या फिर जो रिजल्ट मिला उसको अभी के लिए स्टोर करेगा ताकि भविष्य में उसका यूज़ कर सके। तो इन सभी कारणों से कंप्यूटर के लिए एक मेमोरी बहुत ही आवश्यक अंग होता है, ताकि डाटा को स्टोर कर सके वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि डाटा स्टोरेज एक्चुअली या फिर कंप्यूटर का मेमोरी होता क्या है। ये सभी के सभी कंप्यूटर मेमोरी है। अभी आगे और अच्छे से बताऊंगा। ये रैम है, यहाँ पे देखिए एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी वगैरह हो गया, ये हमारा हो गया फ्लॉपी डिस्क हो गया, यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ये सभी कहीं ना कहीं कंप्यूटर मेमोरी के ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले हम कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है उसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से इस चार्ट को समझना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से जानकारी आपको मैं यहाँ पे दूंगा, जो कि आपको समझना है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर मेमोरी जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी को अगर मोटा मोटी अभी देखा जाए तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी को द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारा होता है ये हमारा इंटरनल मेमोरी कहलाता है या फिर मेन मेमोरी भी कहलाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये दो पार्ट में हमने बांट दिया कंप्यूटर मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम फिर से बांटते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में फिर से बांटा जा सकता है। रैम, मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी इसको समझिएगा। प्राइमरी मेमोरी को फिर से हम बांट रहे हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है किसी भी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, ठीक है, क्योंकि यही जो दो मेमोरीज होते हैं इसका यूज़ कंप्यूटर जो है किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने में करता है। और बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो तो बाहर से एक्सटर्नली जो है लगाए जाते हैं, इसलिए उसको द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हमने दो पार्ट में बांटा, रैम
जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा हो गया रोम, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, उसको फिर से हम बांट सकते हैं एस रैम और डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम और डी मतलब डायनेमिक रैम। सबको आगे अच्छे से और समझाऊंगा। रोम में जाएंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर गए तो हम इसको फिर से 2 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही एक और लिख सकते हो जो कैश मेमोरी होता है, वो भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। तो आप 3 समझ लीजिए, प्राइमरी में रैम, रोम और कैश मेमोरी। सेकेंडरी में गए तो ये पहला होता है इसका जो है बांटते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी में, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और इसका सेकेंड होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, जो सिक्वेंशियल होता है इसको वापस से हम मैग्नेटिक टेप और ग्रामोफोन वगैरह जो होता है ये सिक्वेंशियल के अंतर्गत होता है। रैंडम में अगर गए तो ये देखिए, इसको हम कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं रैंडम में। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में आ जाएगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें हम सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क वगैरह जो होता है उसका हम इसमें देखते हैं। और एक होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आप पेन ड्राइव देखे होंगे, जो मेमोरी कार्ड होता है, ये सब। तो इस तरह से हम इसको जो है कैटेगराइज करते हैं इस पूरे तरीके इसको मेमोरी को। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बहुत अच्छे से समझते जाएंगे सबको। क्लासिफिकेशन तो हमने देख ही लिया, अब इन सब के बारे में हम जानकारी भी इकट्ठा करने वाले हैं। तो आप पेन पेपर निकाल लीजिएगा और जो कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा उन सबको भी आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी को फिर से यहाँ पे इजी फॉर्म में यहाँ पे कर दिया। वहाँ पे जो पूरा फ्लो चार्ट था थोड़ा हौच पौच हो गया था, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हमने 2 पार्ट में बांटा था, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो गया हमारा रैम का फुल फॉर्म। रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी को मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये हमारा रीड ओनली मेमोरी है। 2 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या कह रहे थे, इसी को हम मेन मेमोरी कह रहे थे, मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसके 2 पार्ट में बांटा, रैम और रोम में। देखिए, जो रैम होता है ना, ये रैम को हम फिर से हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एस मतलब हो गया स्टैटिक रैम और डी मतलब हो गया डायनेमिक रैम। और रैम का फुल फॉर्म तो मैं बता ही दिया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब देखिए, इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत अधिक पूछा जाता है, तो इस सबको समझिएगा। देखिए, अब जो है ना, एक 2 चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको। एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी को हम कहते हैं अस्थायी मेमोरी। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉन वोलेटाइल मतलब कहते हैं स्थायी मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया स्थायी, और या फिर स्थायी कह लीजिए या फिर स्थिर कह लीजिए। और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, मतलब जो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। अब देखिए, वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, देखिए ऐसे मेमोरी जो लाइट सप्लाई करने, जैसे मान लो जब तक लाइट है, ठीक है, जब तक विद्युत का सप्लाई किया जा रहा है तब तक अगर वो स्टोर है, ठीक है, वो मेमोरी स्थिर है, तो हम उसको मतलब जब तक लाइट है, विद्युत सप्लाई दिया जा रहा है, तब तक डाटा जो है अगर संग्रहित है और लाइट गोल होते ही वो मिट जाता है, तो हम उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये जो रैम होता है ना, ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि विद्युत सप्लाई बंद करने के पश्चात ही इसमें संग्रहित डाटा जो है वो मिट जाता है, इसीलिए रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम क्या है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों, क्योंकि विद्युत का सप्लाई बंद होने के बावजूद भी इसमें संग्रहित डाटा जो है स्टोर रहता है, वो मिटता नहीं है, इसीलिए रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, या फिर स्थायी मेमोरी या फिर स्थिर मेमोरी कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें रोम में गए तो इसको हम फिर से अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं, पी रोम, ईपी रोम या फिर डबल ईपी रोम। फुल फॉर्म अगर इसका देखना है तो आप देख सकते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है
रोम का तो आप जान ही गए, रीड ओनली मेमोरी। पी का बस याद रखिएगा, पी का हो जाता है प्रोग्रामेबल। अभी मैं इन सब के बारे में समझाऊंगा, अभी बस फुल फॉर्म यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे रोम जानते हैं, ईपी यहाँ पे आ गया। ईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईपी होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ई मतलब इरेजेबल, पी मतलब प्रोग्रामेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इरेजेबल, मतलब जिससे इरेज किया जा सकता है, और पी मतलब प्रोग्रामेबल। यहाँ पे ये वाला लिख लीजिएगा, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आ गया डबल ईपी रोम। ठीक है, तो डबल ईपी रोम का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकली, ई से हो गया इलेक्ट्रिकली, ई से हो गया इरेजेबल, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म मैंने सब कुछ बता दिया। इसका स्टैटिक रैम का और डी रैम का भी फुल फॉर्म बता दिया था। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कौन सा वोलेटाइल मेमोरी होता है और कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे रोम के बारे में। पहले समझते हैं इन सब के पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम रैम के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए रोम कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए, ये रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये पी रोम है ऐसा कुछ दिखता है, ये ई पी रोम है ऐसा कुछ दिखता है, और ये जो है डबल ई पी रोम है। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा कुछ चिप टाइप से दिखाई देता है। रोम का फुल फॉर्म हमने देख लिया क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। अब इसको रोम को फिर और कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो एक होता है एम रोम। ठीक है, एम रोम को फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम या फिर मास्क रोम भी कहते हैं। पी रोम का हमने बता दिया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का हमने बताया था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का हमने बताया था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है फ्लैश रोम। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। पहली बात तो क्या रोम कैसा है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि विद्युत सप्लाई होने के बावजूद भी इसमें संग्रहित डाटा जो है बदला नहीं जाता है, स्थिर रहता है। इसीलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी या फिर स्थिर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, जो रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं ये तो समझ में आ गया। ठीक है, देखिए पहली बात तो क्या कि रीड ओनली मेमोरी जो है एक स्थायी या फिर नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी तो है ही। इसमें संग्रहित डाटा जो है सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होता है और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए अब रोम को कैसे स्टोर किया जाता है, तो जैसे रोम में जो सूचनाएं, जब रोम का निर्माण किया जाता है तो उसी समय इन चिप में ही, ठीक है, जितने भी ये दिख रहा है इस रोम के अंदर ही सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को इसमें डाल दिया जाता है, भर दिया जाता है निर्माण के समय में ही। ठीक है, और इसको बाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि हम इसको केवल रीड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस रोम को निर्माण के समय ही इसमें भर दिया गया है चिप में, ताकि उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और केवल इसको रीड किया जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको केवल रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए जो रोम है इसको बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, बिल्ट इन मेमोरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्यों कहते होंगे, क्योंकि इसको शुरुआती से ही इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको डाल दिया जाता है, और जब क्योंकि ये पहले से ही स्टोर है, तो जब विद्युत सप्लाई अगर नहीं भी दिया जाएगा तो इसमें डाटा जो है ऑलरेडी स्टोर ही रहेगा। रोम का निर्माण करने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है रोम। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहते हैं या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। देखिए अब रोम के अंदर क्या यहाँ पे स्टोर करना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि रोम को केवल रीड किया जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है क्या, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस कहाँ पे स्टोर होता होगा, रोम में स्टोर होता है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बायोस
और एक मैं बहुत पहले वीडियोस में भी पढ़ा चुका हूँ, पोस्ट कहते हैं, जिसको होता है फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है और इसके लिए बायोस की आवश्यकता होती है, और बायोस के लिए सब इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा, रोम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक होता है, परमानेंटली जरूरत होता है, वो सब रोम में ही स्टोर होता है, इसीलिए रोम को बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, रोम के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब ये मास्क रोम क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जो मास्क रोम होता है, इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है मेमोरी में। कब? जब इसका निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही इसमें डाटा को इसमें फीड कर दिया जाता है, और एक बार इसमें प्रोग्राम कर दिया गया तो उस प्रोग्राम करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह एम रोम की तरह भी पी रोम भी होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह एक विशेष प्रकार का रोम होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक बार ही किसी प्रक्रिया या फिर कह लीजिए किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल एक बार ही डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार ही इसमें डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। और देखिए, इसमें जो प्रोग्राम किया जाता है, जो डाटा स्टोर किया जाता है, इसके लिए हजारों डायोड लगे होते हैं और उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके वांछित सूचना को, जो भी सूचना चाहते हैं, उसमें इसको रिकॉर्ड करके छोड़ दिया जाता है। और एक बार ये तैयार हो गया तो ये सामान रोम की तरह काम करने लगता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक बार प्रोग्राम हो गया उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, केवल हम रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे अपने हिसाब से कोई सूचना बनवाना है, ठीक है, या फिर जो भी कंप्यूटर निर्माण करवाता है, जैसे एप्पल हो गया, या फिर जो भी कंप्यूटर बनवाता है, वो पी रोम कब बनवाएगा? जब उसको किसी भी पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन को रोम के अंदर डालना है, तो एक बार उसको डाल के छोड़ दिया, अब वो एक बार वो प्रोग्राम हो गया, अब केवल जो है यूजर जो है उस कंप्यूटर से केवल रीड कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए पी रोम का यूज किया जाता है। अब आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का। इसको स्टोर करने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी रेज जो होते हैं, पराबैंगनी किरणें, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा के, मान लीजिए कोई पुराना प्रोग्राम है तो उसको हटा के नया प्रोग्राम को डालने के लिए यूवी रेज का यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम एक बार उसको इरेज जरूर कर सकते हैं और फिर उसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, यूवी रेज का। इसके बाद आ गया डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह का जो रोम सर्किट से निकाले बिना ही उच्च विद्युत विभव की सहायता से, ठीक है, हाई वोल्टेज की सहायता से, ठीक है, हाई वोल्टेज की सहायता से इसमें एक नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह का जो डबल ईपी रोम होता है, इसका रिसर्च वगैरह के लिए यूज किया जाता है, अनुसंधान कार्यों के लिए डबल ईपी रोम का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसी में एक आता है फ्लैश रोम। ठीक है, फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी, ये सब आता है। देखिए, अब क्या होता है वर्तमान में जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह भी सुनेंगे ना, पेन ड्राइव क्या है? एक तरह का फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश रोम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है पेन ड्राइव को मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा फ्लैश मेमोरी के अंदर। अब बस ये इतना टाइप को आप याद रखिएगा, जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने रोम के बारे में बताया इतना पर्याप्त है। ये सब आप देख सकते हैं, इसके टाइप्स को याद रखिएगा, साथ ही साथ इनका फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, और ये सब याद रखिएगा कि कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। बस याद रखिएगा जो फ्लैश रोम होता है ना, फ्लैश रोम का यूज़ कहाँ किया जाता है, चलिए मैं आगे ही बहुत अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आगे इसके लिए एक अलग से स्लाइड ही बनाया हूँ पेन ड्राइव वगैरह के लिए, फ्लैश मेमोरी के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रोम हमने देख लिया, अब हम रैम के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये देखिए रैम कुछ इस तरह से देखते हैं। जो वीडियो गेम वगैरह के लिए जो कैसेट आते थे पहले हम लगा के खेलते थे, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, वहाँ पर देखेंगे तो इस तरह का चिप लगा होता था, वो एक्चुअली में रैम का ही चिप था। ठीक है, और ऐसा ही दिखता है। तो रैम कुछ ऐसा दिखता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कैसा है? एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, मतलब विद्युत सप्लाई बंद करने के पश्चात इसमें संग्रहित डाटा जो है वो मिट जाता है, इसीलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी जो है कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म हमने देख लिया। अब रैम को हमने देखिए
अब इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हो गया हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, और इस वोलेटाइल है इसीलिए हम इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि स्थायी है नहीं, विद्युत सप्लाई देने के बाद ये मिट जाता है। अब देखिए, जब भी कोई भी प्रोग्राम है उसको प्रोसेसिंग से पहले डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं को सहायक मेमोरी से, देखिए सहायक मेमोरी एक तरह का दूसरा मेमोरी हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई सहायक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें कोई प्रोग्राम है, उसको चलाने से पहले उस प्रोग्राम को सहायक मेमोरी से रैम में या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर कह लीजिए रैम में आके स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम जो है वो पहले मेन मेमोरी से रैम के अंदर लाया जाता है, इसके बाद वहाँ से प्रोग्राम जो है उसको शुरू करता है। सीपीयू जो है ना, सीपीयू को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेता है, रैम से लेता है, ठीक है। सीपीयू रैम से ही डाटा को प्राप्त करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, रैम के अंदर ही जो है टेम्पररीली स्टोर रैम के अंदर ही होता है। इसीलिए अगर जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, जैसे आप मान लो कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें आप कुछ लिख रहे हैं और उसको आप सेव नहीं कर रहे हैं, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आप ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी से हमारा रैम में पहली बार वो कहाँ आता है, ठीक है। मेन मेमोरी जो में ये प्रोग्राम जो स्टोर है उसको जैसे ही ऑन करेंगे तो सबसे पहले वो रैम में आता है, और जो कुछ भी इसमें आप लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में वो सब रैम में ही स्टोर हो रहा है। अगर उसको आप कंट्रोल एस करके सेव नहीं करेंगे तो रैम में ही रहेगा, और जैसे ही मान लीजिए हमारा पावर ऑफ हो गया हमारा लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो जो लिखा हुआ चीज़ वहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ आपको रैम में ही स्टोर हो रहा था। इसीलिए देखना, जो टाइप करने वाले होते हैं वो लिखने के साथ साथ कंट्रोल एस दबा के सेव करते जाते हैं ताकि वो मेन मेमोरी में वो स्टोर होते चले जाए, ठीक है। तो रैम में क्योंकि परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, कुछ थोड़े समय के लिए स्टोर होता है, पावर सप्लाई होने तक ही स्टोर होता है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कहने का कि सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी प्रोग्राम पहले रैम में आता है, और रैम से कोई भी प्रोग्राम जो है सीपीयू के अंदर जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, फिर से रैम में ही स्टोर होता है, लेकिन उसको हमको सेव करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रैम मतलब दो तरीके से हमने देख लिया, एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैम के बारे में थोड़ा सा जानकारी याद रख लेते हैं। क्या? देखिए, जो डायनेमिक रैम है, डायनेमिक रैम में डाटा बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकेंड में सैकड़ों बार रीराइट या फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर 100 बार मतलब सैकड़ों बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि डायनेमिक रैम में डाटा को बनाए रखने के लिए हमको 1 सेकेंड में सैकड़ों बार रीराइट या फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम में इस तरह का कोई भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। स्टैटिक का नाम ही यहाँ पे हो गया फिक्स, एक बार जो इसमें डाटा गया उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पावर सप्लाई ऑफ भी कर देंगे तब भी स्टैटिक रैम में स्टोर डाटा जो है सुरक्षित रहता है, जब तक अगली बार हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब भी आपको ये सुरक्षित ही मिलेगा। तो डायनेमिक रैम में स्टोर डाटा हमको विद्युत सप्लाई होने के बाद अगर सेव नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्टैटिक रैम में अगर कोई डाटा स्टोर है तो विद्युत सप्लाई अगर ख़त्म भी हो गया तो वापस से जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो डाटा हमको फिर से मिल जाता है स्टैटिक रैम के अंदर, ठीक है। जो रैम होता है हमारा इस तरह का दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप मोबाइल वगैरह में देखे भी होंगे, जब आप मोबाइल वगैरह नया लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि रैम कितना है, रोम कितना है, स्टोरेज कितना है, ये सारा चीज़ देखते हैं। तो रैम जो है, जिसका रैम ज़्यादा होगा जिस मोबाइल का, उसकी जो स्पीड होगा, ठीक है, वो बहुत अधिक होगा, बहुत फास्ट वो चलेगा, लेकिन जिसका रैम कम होगा वो बहुत स्लो चलेगा, ठीक है। इसलिए जो वीडियो गेम वगैरह जो खेलने वाले होते हैं वो ज़्यादा रैम वाले मोबाइल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसका स्पीड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर वीडियो गेम जो है हमारा मेन मेमोरी में स्टोर है तो उसको चलाने से पहले उसको रैम में आना पड़ेगा, और रैम में अगर पर्याप्त बहुत अधिक स्पेस है तो बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो रैम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिवाइस का स्पीड को बताने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको रैम के बारे में जानकारी जो है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा कैश मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी कुछ हमारा इस तरह का दिखता है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। देखिए, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, देखिए, जो मेमोरी होता है और हमारा जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो मेमोरी होता है और जो प्रोसेसर है, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, ये प्रोसेसर हो गया।
इनके बीच में जो अवरोध है उस अवरोध को ख़त्म करने के लिए कैश मेमोरी की आवश्यकता होती है। कैश मेमोरी जो है ये हमारा प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू इन दोनों के बीच में एक बफर का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को बहुत आवश्यक है। जैसे एक बार जैसे हम मोबाइल जब चलाते हैं तो आपको कैश मेमोरी दिखता होगा, बहुत सारा प्रोग्राम जो है एक साथ खुला रहता है। और हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम कोई प्रोग्राम को डिलीट करके हटा दिए, हटाने के बाद उसको जब वापस से ऑन करोगे तो उसको ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑलरेडी अगर वो कैश मेमोरी में स्टोर है तो आप जिसको चाहे उसको क्लिक करके आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हो। जैसे व्हाट्सएप खुला है, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला खुला हुआ है, और मान लो कोई गेम खुला हुआ है, यूट्यूब खुला हुआ है, व्हाट्सएप खुला है, ये सब इतने सारे प्रोग्राम एक साथ खुले होते हैं, वो कहाँ दिखते हैं, कैश के अंदर ही दिखते हैं। अब हमको जिस भी प्रोग्राम की ज़रूरत होता है उसको हम क्लिक करते हैं, तुरंत हमारे स्क्रीन पे वो दिख जाता है। ये क्यों इतना स्पीड क्यों हो रहा है, ये कैश मेमोरी के कारण ही हो रहा है। अगर वहाँ पे खुला नहीं रहता तो हमको क्या करना पड़ता, हम अलग से उस प्रोग्राम में जाते, फिर क्लिक करते, वापस से यहाँ पे आता। ठीक है, तो हम दो तरीके से खोल सकते हैं, या तो हम प्राइमरी मेमोरी में जा जाके बार बार किसी प्रोग्राम को खोल सकते हैं, या फिर अगर वो कैश में स्टोर है तो हम वहाँ से जाके आसानी से क्लिक करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो टाइम जो ज़्यादा लग रहा है उस टाइम को कम करने के लिए ही जो कैश मेमोरी है वो काम करता है, बफर की तरह काम करता है। ठीक है, तो सीपीयू और मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के बीच में बफर का काम कौन करता है, कैश मेमोरी, ताकि किसी भी प्रोग्राम के लिए जो खुलने का या फिर उसको रन करने का, एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है वो गति के अवरोध को कम किया जा सके। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है। देखिए, जो कैश मेमोरी होता है उसका अगर आकार देखेंगे तो बहुत छोटा आकार होता है, जैसे 256 किलोबाइट। ठीक है, 256 केबी से होता है, 256 केबी से लेके 4 एमबी तक कैश मेमोरी का साइज रहता है। तो इसको याद रखिएगा, 256 केबी से लेके 4 एमबी तक इसका कैश मेमोरी का साइज रहता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पूर्ण जानकारी ले लिया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने पूरा देख लिया। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखना है। देखिए, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 28 से 30 मिनट हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। तो अब आगे जो है मैं सेकेंडरी मेमोरी को बहुत अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, उसका स्टोरेज साइज़ क्या होता है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने बहुत अच्छे से जानकारी देखा कि मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, स्टोरेज कितना कितना होता है, कैसे काम करता है, मैंने इमेज भी दिखाया है कि कौन कैसा दिखता है। ठीक है, तो पहले हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मैं आपके लिए मेमोरी से संबंधित एक एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंडरी मेमोरी का एक्सप्लेनेशन करूँगा ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। धन्यवाद।